Hello kids, I hope you understand the poem Sympathy in my last video. So let's do its exercise now. We'll start with word meaning. The first word meaning is upland. Upland means an area of high or hilly land. एक ऐसा एरिया जो ऊंचा है और या पहाड़ वाली धरती है, पहाड़ों वाली धरती है. फेंट का मीन्स है माइल्ड. फेंट मीन्स मध्यम, माइल्ड, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस. चालीस मीन्स एक प्याला, एक कप, ए लार्ज कप. और गॉबलेट टिपिकली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाइन, जो विशेष तौर से वाइन पीने के लिए, शराब पीने के लिए यूज होता है. क्रूल, मर्सीलेस, बेरहम. पार्च, ए थिंग ऑन विच ए बर्ड अलाइट्स, एक ऐसी चीज़ जिस पे एक पंछी अलाइट्स मतलब उतरता है, बैठता है. दैट कैन बी, हम कहेंगे बसेरा, उसे हम बसेरा कह सकते हैं. क्लिंग, क्लिंग मीन्स चिपकना. होल्ड ऑन टाइटली टू, किसी चीज़ को बहुत जोर से पकड़ लेना. थ्रोब, थ्रोब मीन्स धड़कना. बीट और साउंड विद ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम, बार बार किसी चीज़ का एक ही लहर से बजना या धड़कना. लाइक वी से हार्ट इज बीटिंग, धड़कना, थ्रोबिंग. स्कार्स इज मार्क्स, जख्मों के निशान, उसे स्कार्स बोलते हैं. पल्स, टू बीट, धड़कना, धड़कन. ब्रूज्ड, हर्ट. ब्रूज मीन्स जख्म होना, खरोच लगना बेसिकली. सो लाइक कई बार चोट लग जाती है तो ब्लू साइन हो जाता है, दैट इज हर्ट, ब्रूज्ड. सोर, पेनफुल, दर्दनाक. कैरल, ए रिलीजियस फ्लॉक सॉन्ग और ए हिम, इट मीन्स एक ऐसा धार्मिक सॉन्ग या भजन जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरल. सो फ्लिंग्स, फ्लिंग्स एकदम से पटकना. सेंड्स विद फोर्स, किसी चीज़ को फोर्स से देना, सेंड करना, भेजना या पटकना, यू कैन से. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स. लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आई नो व्हाट द केज्ड बर्ड सिंग्स एलास. दिस लाइन कन्वेज द पोइट्स, ये जो लाइन है, मुझे पता है कि जो कैद हुए पंछी हैं वो क्या गाते हैं. दुखी मूड में वो बोल रहा है एलास. तो इस लाइन से क्या कन्वे होता है? नॉलेज अबाउट द बर्ड्स, की पोइट को नॉलेज है बर्ड्स की. सोरो एंड ग्रीफ एट द प्लाइट ऑफ द केस्ड बर्ड, उनका जो दुख है, उनकी जो बुरी दशा है उसके बारे में पता लगता है. या लाइकिंग फॉर सॉन्ग्स ऑफ केस्ड बर्ड, या फिर इसका ये मतलब है कि जो केस्ड बर्ड है उसका सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसको पसंद आ रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज़ द सेकेंड ऑप्शन बी, सोरो एंड ग्रीफ एट द प्लाइट ऑफ द केस्ड बर्ड. उनके प्रति जो पोइट का दुख है वो शो होता है इस लाइन से. Now number 2, the first stanza depicts the winter season, summer season और spring season. जो first stanza है वो कौन से season को depict कर रहा है? So that is the spring season because that is the springing grass. बसंत ऋतु या वैसे स्प्रिंग वाला सीजन है क्योंकि वो स्प्राउट हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ें निकलती हैं तो बसंत में निकलती हैं. दैट्स वाई इट इज स्प्रिंग सीजन. Now let's move to question answers. The first question is describe the beauty of the nature in your own words as depicted in the first stanza. अपने ही शब्दों में पहले स्टैंजा के अंदर जो ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की सुंदरता के बारे में बखान किया गया है उसको बताइए. सो द आंसर इज द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल. सूरज जो हिल्स, पहाड़ों की स्लोप पर बहुत तेज़ी से चमक रहा है. एंड द जेंटल ब्रीज स्टीयर्स द ग्रास, और जो बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है, ग्रास को हिला रही है. दैट इज स्प्रिंगिंग अप आफ्टर द स्नो, जो उग आया है, स्प्रिंगिंग अप उग आया है आफ्टर द स्नो ऑफ द विंटर हैव मेल्ट, जैसे कि सर्दी की जो बर्फ़ है वो पिघल गई है उसके बाद. द रिवर, जो नदी है, विच वॉज प्रोबेबली फ्रोजन ओवर इन विंटर, शायद जो नदी का पानी है वो जम गया था विंटर के कारण. नाउ फ्लोज स्टिडली, अब धीरे धीरे बह रहा है. एंड इट्स स्टिलनेस मेक, लेकिन वो स्टिल है ज़्यादा, इसलिए मेक्स इट लुक लाइक स्ट्रीम ऑफ ग्लास, ऐसे लगता है जैसे ग्लास का, शीशे का झरना बह रहा हो. एवरीथिंग अवेकन्स, हर चीज़ बहुत जागी हुई है, मीन्स अलाइव है. एंड वी सी द फर्स्ट बर्ड ऑफ द सीजन ओपनिंग, हम देखते हैं कि
सीजन की पहली कली है जो वो खिल गई है, एंड द फर्स्ट बर्ड ब्रिंगिंग टू सिंग, और जो पहला पंछी है वो गा रहा है, एज द डेलिकेट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर फिल्स द एयर, जैसे कि बहुत अच्छी जो सुगंध है उसने फ्लावर की ने फूल की जो सुगंध है अच्छी, उसने सारी एयर को, वातावरण को फिल कर दिया है। Here is our second question. What is the effect of the spring season on the bird? And the answer is the spring season make the bird long for the open air. जो स्प्रिंग सीजन है वो लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा उत्पन्न करना, बर्ड के अंदर एक इच्छा उत्पन्न कर देता है फॉर द ओपन एयर, खुली हवा में जाने की, वेयर ही कुड हैव द फ्रीडम, जहाँ पर उसको आज़ादी होगी, टू फ्लाई उड़ने की, स्विंग झूला लेने की, ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री पेड़ों की शाखाओं पर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द caged bird suffers from a agony of captivity and it longs to be set free. जो केस्ड बर्ड है वो सफ़र करता है, एग्नी मतलब दुख, किस चीज़ के दुख से? कैप्टिविटी, जो कैद में है, कैद के दुख से वो सफ़र कर रहा है, वो पीड़ित है, एंड इट लॉन्ग्स टू बी सेट फ्री, और वो इच्छा कर रहा है कि वो फ्री हो जाए। विच एक्शन ऑफ द बर्ड रिवील्स दिस डिज़ायर, कौन सा एक्शन है जिससे बर्ड की इस इच्छा से का पता लगता है, मतलब वो ऐसा क्या करता है जिसे ये पता लगता है कि उसकी ये इच्छा है। सो लेट्स मूव टू इट्स आंसर, दैट इज द केज्ड बर्ड, जो केज में पंछी है, रेस्टलेसली बीट्स हिज विंग्स, वो बड़ी बेचैनी से अपने विंग्स को मारता है, अगेंस्ट द बार्स, सलाखों के अगेंस्ट, जो पिंजरे की सलाखें हैं उस पर अपने विंग्स को बार बार फड़फड़ाता है, मारता है, केज के, पिंजरे के, इन अ फर्टाइल अटैम्प्ट, बड़े व्यर्थ ढंग से, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मारता है लेकिन वो ऑब्वियसली वो उसको तोड़ तो नहीं सकता। टू गेट आउट इट्स विंग फॉर ब्रीडिंग विद द कट ऑन इट, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता और ऑब्वियसली उसके जो पंख है वो कट जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। सो दीज थिंग्स शोज दैट ही इज़ कीनली डिज़ायरिंग टू कम आउट फ्रॉम द केस, कि वो उस केस से, उस पिंजरे से बाहर आना चाहता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वट डू ओल्ड स्कार्स इंडिकेट, इसका क्या मतलब है जब वो ओल्ड स्कार्स मतलब जख्म, इंडिकेट्स क्या शो करते हैं, ओल्ड स्कार्स जब पोइट यूज़ करता है तो क्या संकेत करते हैं, क्या मतलब है? The old scars indicate that the bird goes through the agony of longing every spring, कि ये जो बर्ड है वो दुख है जो उसे, लॉन्गिंग एवरी स्प्रिंग, वो हर स्प्रिंग में इसी ही दुख से गुजरता है, यानी उसके कितने बसंत निकल गए हैं जब वो इसी ही दुख से गुजरता है कि कब वो इससे बाहर आएगा। दिस लीव्स द स्कार्स ऑन इट्स विंग, और वो निशान उसके पंखों के ऊपर पड़ गए हैं, एंड इन हिज हार्ट वेयर द पेन लिंगर्स, और उसके दिल में जहाँ पर पेन लिंगर्स मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से बनी हुई है, यानी जब भी स्प्रिंग सीजन आता है ही इज़ जस्ट लॉन्गिंग टू कम आउट फ्रॉम द केज एंड दिस हैज़ अ परमानेंट मार्क ऑन हिज हार्ट, वो इट इज़ लॉन्ग लास्ट, मतलब वो बहुत देर से ऐसी इच्छा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the purpose behind the singing of the song because it's not a carol of joy or glee, discuss, क्या पर्पज़ है ये कहने का जब पोइट है जो लिखता है इट इज़ नॉट अ कैरल ऑफ जॉय और ग्ली, कि ये जो बोल रहा है पंछी जो गाना गा रहा है वो कि जॉय या ग्ली खुशी का गाना नहीं है, इसका क्या मतलब है? सो इट्स द बर्ड लॉन्ग्स टू फ्लाई फ्री इन द स्काई अमंग ट्रीज, इट डिज़ायर इज नॉट फुलफिल्ड। सो हियर इज द आंसर, द बर्ड सॉन्ग इज़ ए प्रेयर, जो बर्ड का सॉन्ग है वो एक तरह की प्रार्थना है। ए डेस्परेट अपील, एक बहुत निराशा से की गई, बहुत कशिश से की गई अपील है, टू बी सेट फ्री, कि वो आज़ाद हो जाए, दैट राइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, जो उसकी दिल की गहराइयों से निकल रही है, डेप्थ गहराई से निकल रही है। द बर्ड्स एग्नी इज एक्सप्रेस्ड इन द सॉन्ग, इस सॉन्ग में उसके दुख को बयान किया गया है, विच रिमेन्स अनफुलफिल्ड एवरी स्प्रिंग, जो कि हर स्प्रिंग में ही, हर बसंत में ही बिना पूरा हुए ही रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता, अनफुलफिल्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द बर्ड डिज़ायर टू फ्लाई अवे टू, बर्ड कहाँ पे उड़ना चाहता है? इज़ द बर्ड डिज़ायर फुलफिल्ड, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई है?
द आंसर इज द बर्ड लॉन्ग्स टू फ्लाई फ्रीली इन द स्काई. वो आसमान में उड़ना चाहता है, अमंग ट्रीज, वृक्षों के बीच में. इट्स डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ द poem captures the yearning of the person bound by either slavery or harsh restrictions to be set free. Explain करो इस पोइम में कैसे जो इंसान की इच्छा है बाउंड बाय आइदर स्लेवरी, वो या तो गुलामी से ख़त्म हो जाती है या उसके अंडर कैद हो जाती है, और हार्श रिस्ट्रिक्शन या फिर पाबंदियों से. टू बी फ्री, फ्री होने की, यानी कि इंसान जो फ्री होना चाहता है वो कैसे स्लेवरी के अंडर ऐसा नहीं कर पाता. स्लेवरी मीन्स गुलामी, गुलामी के अंदर ऐसा नहीं कर पाता, वो फ्री नहीं हो पाता. आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को इस पोइम के माध्यम से. सो एनी पर्सन और द क्रिएचर हु इज़ अननेचुरली रिस्टेन्ड, कोई भी आदमी, पर्सन या क्रिएचर या जीव हु इज़ अननेचुरली रिस्टेन्ड, जो अप्राकृतिक ढंग से कैद किया गया है, लॉन्ग्स, इच्छा करता है फॉर फ्रीडम की, उसे फ्रीडम की इच्छा होती है. एक केज नो मैटर हाउ लार्ज और हाउ ब्यूटीफुल, एक केज, एक पिंजरा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी सुंदर हो, स्टिल प्रिजन, वो एक कैद ही रहती है. इट ड्राइव्स यू ऑफ योर नेचुरल हैबिटेट एंड इंस्टिंक्ट्स, ये आपको वंचित कर देता है. डिप्राइव्स, वंचित कर देता है आपके नेचुरल हैबिटेट्स, आपकी नेचुरल रहने की जगह से, एंड इमोशन से, इंस्टिंक्ट इमोशन से. एवरी क्रिएचर दैट इज सो बाउंड डाउन विशेज टू बी, एक ऐसा क्रिएचर, जीव जो इस तरह से बाउंड डाउन, कैद होता है, विशेज टू बी फ्री, वो इच्छा करता है कि फ्री हो जाए. टू रिटर्न टू इट्स ट्रू होम, ताकि अपने सही घर तक पहुंच सके. वेयर इट इज़ अ बर्ड, वेदर इट इज़ अ बर्ड, चाहे वो एक पंछी है, एनिमल है या फिर ह्यूमन बींग है. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश्ड. लेट्स मूव टू सी पोर्शन. द पोइट often use various figures of speech to convey some meanings or to highlighten the effect while expressing thoughts and ideas. A simile is used to compare two dissimilar things having some similarity, which is brought out by using the words such as like, as, than. Find out the similes used in the first stanza and explain. अब सिमिली होती क्या है? दो ऐसी चीज़ों में जो आपस में एक जैसी नहीं है लेकिन हैविंग सिमिलरिटी, उनमें समानता है. इट इज़ ब्रॉट आउट बाय यूजिंग वर्ड्स, इसको कैसे दिखाया जाता है? लाइक, एज या देन जैसे वर्ड्स को यूज़ करके. फर्स्ट पैराग्राफ में पोइम के कहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ की गई है? लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्रास, यहाँ पे लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्रास यूज़ किया गया. देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है? उस स्ट्रीम के लिए जो कैसा लग रहा है? ग्लास, शीशे की तरह. इट मीन्स ए स्ट्रीम सो स्टिल, वो इतना स्टिल है, रुका हुआ है, चमक रहा है. दैट इट सरफेस अपीयर्स लाइक ग्लास, कि वो कैसे लग रहा है? जैसे कि कोई शीशा हो. नाउ द सेकेंड figure devices. Alliteration is the repetition of the same letter or sound at the beginning of the word that are adjacent or closely connected. For example, with a wish the woman went to kind king. Find examples of alliteration used in first stanza. Now what it means? एक रेपिटेशन सेम लेटर्स की या साउंड्स की बिगिनिंग ऑफ द वर्ड के शुरू में, दैट आर क्लोजली कनेक्टेड, जो आपस में जुड़े हुए हैं. जैसे कि ये सेंटेंस की एग्जांपल दी है. विद में कौन सा लेटर है? इसमें W यूज़ किया गया है. विश, विद, वुमेन, वेंट. So these are W. So this type of example you have to search in stanza first. Now here is the wind steers soft through the springing grass. Here which sound is timely repeated? कौन सी साउंड है जो रिपीट हो रही है? देखिए S साउंड. When the first bird sing की S first and the first bird open and the faint perfume from the Charlie steals. Here F sound. अब इसमें F sound कही गई है. इसमें S sound थी, spring, soft, steer, और इसके अंदर F sound है, fast, first and faint. So here is the F sound. So the next is
Next is, it's a metaphor is a comparison of unlike things having same similarity. unlike चीज़ों में जो आपस में नहीं मिल रही उसमें similarity जो बनती है उसे metaphor बोलते हैं. इसमें हम like as और then वर्ड यूज़ नहीं करते बट इसमें similarity बनती है. फॉर एग्जाम्पल ए चार्लिस इज ए कप ऑफ ड्रिंकिंग वाइन. चार्लिस एक शराब पीने वाले कप को कहा जाता है. द बर्ड शेप्ड लाइक चार्लिस, वो बर्ड है जो उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, चार्लिस एक कप की तरह. विद इट्स नेक्टर, जिसके अंदर अमृत है, एंड फ्रेग्रेंस है, विच इज कंपेयर्ड टू चार्लिस कंटेनिंग वाइन, जैसे कि उसके अंदर प्याले के अंदर शराब हो. विद इट्स हेडी बुके मीन्स द फ्रेग्रेंस ऑफ वाइन, जैसे कि उसके सिर के ऊपर एक वाइन हो, उसके सिर के ऊपर यानी प्याले के ऊपर वाइन हो. विच इज़ ड्रंक बाय लिटिल बर्ड्स, जो किसके द्वारा पी जाती है, छोटे पक्षियों के द्वारा, बीज के द्वारा और बटरफ्लाइज के द्वारा. सो हियर द मेटाफर इज़ वेरी एप्ट. बिल्कुल ठीक है यहाँ पर मेटाफर. नाउ गिव सम एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. उलट, एंटोनियम्स क्या होते हैं, जब उलट लिखते हैं. अब जैसे ब्राइट है, ब्राइट का मतलब क्या है, उज्जवल. सो ब्राइट एंड द आंसर इज डार्क और डल. द नेक्स्ट इज सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट नरम, एंड हियर इज हार्ड या रफ. एंड देन हियर इज फर्स्ट एंड फर्स्ट मीन्स पहला, एंड हियर इज लास्ट. एंड द नेक्स्ट इज क्रूअल, मतलब जालिम, एंड द ऑपोजिट इज काइंड, दयालु. द नेक्स्ट इज here old means purana, and the opposite is new. And the last is free, मतलब मुक्त होना, आज़ाद होना, and the opposite is caged, imprisoned या tied. कोई भी आ सकता है इसमें, जो पिंजरे में हो, कैद में हो या बंधा हो, that is not free. So all of you, this was the exercise of your chapter mainly. Okay, hope you will like it. Goodbye.